हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एमए के बच्चों के लिए एमए थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पेपर के बच्चों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। स्थायी भू बंदोबस्त। देखिए, हम फोर्थ पेपर में आपका जो भी टॉपिक चलेगा उसमें 3 भू व्यवस्थाएँ ब्रिटिश काल में आपका 1757 से 1945 तक का समय है। तो इसमें 3 भू व्यवस्थाएँ जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा या ब्रिटेन द्वारा भारत पर थोपी गई थी, लादी गई थी या अपनाई गई थी, उन व्यवस्थाओं को आपको जानना ज़रूरी है। तो 3 व्यवस्था हैं: स्थायी भू बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो आज हम जो भी आप चैप्टर इनमें आप फोर्थ सेमेस्टर के आप थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे, उसमें ये तीनों चैप्टर कहीं ना कहीं आपके जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है, तो कृषि को आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो उसमें ये स्थायी भू बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें स्लाइड में दिक्कत हो रही है। स्थायी भू बंदोबस्त, ये देखिए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, भारत के गवर्नर जनरल हैं। एक भू राजस्व व्यवस्था जिसमें ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बनाया गया। ये जो आप स्थायी भू बंदोबस्त पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश कंपनी और भारत के ज़मींदारों के बीच सीधा समझौता था। इसमें किसान नहीं था बीच में, ना ही गांव था बीच में। ज़मींदारों के साथ सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी समझौता करती थी कि आपको गांव के किसानों से इतना टैक्स लेकर के सरकार को देना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको आप देख रहे हैं, इनको आप देख रहे हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ये 1786 से 1793 तक भारत में रहे और भारत के गवर्नर जनरल थे। अब गवर्नर जनरल क्या होता है? ब्रिटेन और भारत के बीच, यानी भारत जो था ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी था। तो ये ब्रिटेन की तरफ से भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। ताकतवर का मतलब बल की ताकत नहीं, ताकत का मतलब है कि इनको प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, कानूनी अधिकार सारे प्राप्त थे, हर प्रकार का निर्णय ये कर सकते थे। ब्रिटेन की संसद में जो भी नियम भारत के लिए पारित होते थे वो यहाँ लागू कराते थे। पूरी व्यवस्था को देखना ये इनका काम होता था। गवर्नर जनरल का पद 1772 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे गवर्नर जनरल का पद बना। और इनको बाद में फिर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इस पद को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो 1833 का एक्ट आया था, ये गवर्नर जनरल बने 1792 में। 1772 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें भारत में गवर्नर जनरल का पद बना। और 1833 में जब वो आया, एक्ट आया, तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। और 1947 तक भारत में गवर्नर जनरल थे और 1950 से फिर भारत में राष्ट्रपति, इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत में राष्ट्रपति का चयन होने लगा, राष्ट्रपति पद हो गया। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना रह करके अभी राष्ट्रपति पद कहलाने लगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? ये 1738 से 1805 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। हमने आपको बता दिया, गवर्नर जनरल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका ही काम होता था, उसके अधीन सेना होती थी और उसके अधीन पूरे प्रशासनिक कार्य होते थे। वो सारे डिसीजन ले सकता था, चाहे वो कानूनी हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी डिसीजन होता था, गवर्नर जनरल वह नियम को लागू कर सकता था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निश्चित राजस्व सुनिश्चित करना।
मतलब भारत कितना टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, इसको निश्चित करना, कि आप फिक्स कर देना कि इतना % टैक्स आपको देना है, ये इनका काम था। भू राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को सरल बनाना, टैक्स लेने की जो ज़मीन के द्वारा, जो भी फसलों के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है उसको आसान बनाना, ये इनका काम था। ज़मींदारों को कंपनी का समर्थक बनाना। आपको मालूम ही है कि स्थायी बंदोबस्त में सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदार थे, बीच में किसान नहीं थे। ज़मींदारों के साथ संबंध होता था कि वो कर वसूल करके कंपनी के पास जमा करें। पृष्ठभूमि देखते हैं कैसे ये स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1757 आपको याद है, पिछली जो क्लास हमने आपको पढ़ाई थी उसमें से स्टार्टिंग होती कि प्लासी का युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण मिल जाता है। इसके बाद 1765 में दिल्ली का जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय, उसने इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब टैक्स वसूल करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो जाता है। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जितना भी टैक्स था, कर था, अब वो कौन वसूलेगा? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती थी। 1772 से 1785 अनेक प्रकार की अस्थाई, स्थाई नहीं थी, ये आप जो पढ़ रहे हो ये स्थाई भू बंदोबस्त है, क्योंकि ये लंबे समय तक चली थी तो इसको स्थाई भू बंदोबस्त कहा जाता है। लेकिन 1772 से पहले ये स्थाई बंदोबस्त आई 1772 में, यहाँ बात हो रही है 1772 से पहले की। तो 1772 से 1785 तक विभिन्न अस्थाई भू राजस्व व्यवस्थाओं का प्रयोग हो रहा था, यानी ज़मीन से जो मिलने वाला टैक्स था वो अलग अलग था। किसी राज्य में, प्रांत में किसी प्रकार का टैक्स लिया जा रहा था, किसी प्रांत में किसी और प्रकार का टैक्स लिया जा रहा था, तो इस प्रकार से अलग अलग टैक्स था। 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल के रूप में आगमन होता है। हमने आपको बता दिया था, पिछली स्लाइड्स में आपने देखा था कि 1786 से 1793 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। गवर्नर जनरल के पद के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सबसे बड़ा भारत में पद था ब्रिटिशर्स के रूप में। 1793 में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। ये ज़मीन भू राजस्व संग्रह करने का एक तरीका था कि किस प्रकार से ज़मीन से जो भी टैक्स कलेक्ट होना है उसका एक प्रकार था, उसको इन्होंने नाम दिया स्थायी बंदोबस्त। राजस्व संग्रह की समस्याएं क्या क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी राजस्व में, यानी टैक्स को संग्रह करने में? अनिश्चित आय थी, लोगों की आय निश्चित नहीं थी, कभी सूखा पड़ गया, कोई अकाल पड़ गया तो लोगों की जो आय थी, जो कृषि से होने वाली आय थी, वो अनिश्चित हो जाती थी। प्रशासनिक जटिलता, प्रशासन बहुत इसको टैक्स दो फिर उसको टैक्स दो, ऐसे करते करते जो है ये प्रशासनिक जटिलता थी, जिससे किसानों को दो चार होना पड़ता था। स्थानीय भाषा और रीति रिवाजों की समझ का अभाव, जो ब्रिटिशर्स आए थे, जो वसूल करते थे, अंग्रेज जो लोग होते थे, वो लोकल की लैंग्वेज नहीं समझते थे। अब मान लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र में आ गए, यहाँ पर तो बुंदेलखंडी बोली जाती है, उन्हें तो अंग्रेजी के अलावा कुछ आता नहीं था, तो यहाँ पर उनको स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ती थी। स्थानीय भाषा और यहाँ के रीति रिवाजों की समझ नहीं थी, इससे राजस्व संग्रह करने में दिक्कत आती थी। किसानों से सीधे वसूली में कठिनाई, सीधे डायरेक्ट क्यों लानी पड़ी स्थायी बंदोबस्त? क्योंकि सीधे किसानों से वसूल करने में कठिनाई हो रही थी। किसान तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो चुन लिया जाता था इसमें कि एक ज़मींदार को चुन लिया जा रहा है, एक व्यक्ति से ही गांव में लगान वसूल करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो वसूल करेगा पूरे गांव से। इस स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जमींदारों को भूमि का मालिक बनाना, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये देखिए, आप ब्रिटिशर देख रहे हैं, ब्रिटिश आप मान लीजिए कॉर्नवालिस ही हैं ये, और ये मिडिल मैन के बीच में इनका संपर्क है। और ये मिडिल मैन किससे लेगा टैक्स? ये फार्मर से लेगा। तो फार्मर देगा मिडिल मैन को, मिडिल मैन कौन हो गया? ज़मींदार हो गया। और ज़मींदार कौन किसको देगा? अब गवर्नमेंट को देगा, ब्रिटिश शासन को देगा ये। तो सीधे ब्रिटिश शासन
फार्मर से नहीं लेकर के एक मीडिएटर बनाया हुआ था, एक मिडिल मैन बनाया हुआ था ज़मींदारी व्यवस्था में, और उसको ही पूरा ये दिया हुआ था इन्होंने कि आप ही कर वसूलेंगे। ज़मींदारों को भूमि का स्थायी मालिक घोषित कर दिया गया। इसमें ये हुआ कि ज़मींदार ही भूमि के यानी ज़मीन के मालिक है, किसान ज़मीन के मालिक नहीं है और स्थायी तौर पर मालिक हैं, उनके लिए पास ज़मीन अब हमेशा के लिए है। उन्हें भूमि बेचने, खरीदने या उपहार में देने का अधिकार दिया गया। उनको ये अधिकार भी दे दिया गया कि ये जो ज़मींदार हैं या तो भूमि बेच सकते हैं या अधिक ज़मीन खरीद सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी देना चाहे तो वो दे सकते हैं। सरकार को सिर्फ मतलब था तो अपने टैक्स से कि ज़मींदार टाइम पर टैक्स देते रहें। राजस्व की स्थायी दर ज़मींदारों द्वारा कंपनी को देय राजस्व की राशि स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। ये भी निश्चित कर दिया गया कि इतना टैक्स 84% नहीं 89% टैक्स जो है गवर्नमेंट इनसे लेती थी। यानी आपने 100 बोरी अनाज अगर पैदा किया है तो 89 बोरी अनाज जो है आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 11 बोरी अनाज आप खुद रख सकते हैं। तो 89% आपको देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो आप जब तक देते रहेंगे गवर्नमेंट आपसे खुश रहेगी, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, यानी मिडिल मैन से और फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। और जो रेट फिक्स किए गए हैं उसमें कोई भी वृद्धि ये ज़मींदार नहीं कर सकता था। रेट को बढ़ाना है घटाना है ये गवर्नमेंट यानी इस व्यक्ति यानी ब्रिटिश व्यक्ति के हाथ में होता था। सूर्यास्त कानून, यदि ज़मींदार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब मान लीजिए ये एक ज़मींदार है, इसको आज 1 तारीख है और 1 तारीख को या 31 तारीख को पूरा जो टैक्स है गांव से कलेक्ट करके इस ब्रिटिश बंदे को देना है, इस व्यक्ति को देना है। लेकिन अगर वो नहीं दे पाया तो अब इसको हटा दिया जाएगा, एग्जिट कर दिया जाएगा। इसकी जगह किसी दूसरे ज़मींदार को बैठाया जाएगा, उस गांव का मालिक बनाया जाएगा, उसके नाम पर पूरी ज़मीन कर दी जाएगी और उसको भी यही होगा कि वो भूमि खरीद सकता है, बेच सकता है और उसको भी यही सिस्टम लागू करना पड़ेगा कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा। अगर टाइम पर ये भी नहीं दे पाएगा तो फिर किसी दूसरे को बनाया जाएगा। किसानों की स्थिति, किसानों को कोई अधिकार नहीं दिए गए और वे ज़मींदारों के अधीन हो गए। आप देख रहे हैं कि फार्मर के पास कोई अधिकार नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स टाइम पर ज़मींदार को देना है और ज़मींदार उसका अत्यधिक शोषण करते थे। लागू क्षेत्र, किन किन देश के किन किन क्षेत्रों पर ये लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त, नाम से आप याद रखिए स्थायी बंदोबस्त है तो लंबे समय तक के लिए चला था। सबसे पहले बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया था। प्रेसिडेंसी क्या होती है? एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि प्रांत, बंगाल प्रांत, ठीक है। उस प्रांत के अंदर एक बड़ा भूभाग आता था जिसमें कई ज़िले आ सकते हैं और कई गांव आ सकते हैं, कई तहसीलें आ सकती हैं, तो प्रेसिडेंसी उसको कहते हैं। तो सबसे पहले 1793 में बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद बिहार, चूँकि बंगाल के बगल में ही है तो वहाँ पे भी लागू किया गया, और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने के कारण यहाँ भी लागू किया गया। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो लाल है ये पीला है और ये हरा है। तो कितने बड़े, ये पूरा देश का एरिया दिखा रहा है कि कितने बड़े एरिया में स्थायी भू बंदोबस्त था। तो ये रेड वाला है 19% एरिया, 19% एरिया में आपका स्थायी बंदोबस्त चल रहा था। 51% में यानी देश के आधे हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और 30% में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो आप याद रखिए स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों में जो है ये स्थायी बंदोबस्त था। इसके साथ साथ बनारस और मद्रास के कुछ उत्तरी ज़िले थे, बनारस के और मद्रास। चूँकि आप ये देखिए बिहार से बगल में लगता हुआ बनारस है, ठीक है, बिहार के बगल में ही लगता हुआ बनारस है, तो कुछ बनारस के हिस्से भी इससे टच हो रहे थे
और मद्रास के कुछ उत्तरी जिलों में भी इन क्षेत्रों में भी ये स्थायी भूमि बंदोबस्त को लागू किया गया था। कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत के लगभग 19%, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एरिया, ये दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। जमींदारों की क्या भूमिका थी? राजस्व संग्रह करता थे। जमींदारों का कार्य किसानों से लगान वसूलना और निर्धारित राशि कंपनी को देना था। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जमींदार किसानों के बीच में एक मीडिएटर थे। ब्रिटिश शासन और किसानों के बीच में एक मीडिएटर की भूमिका अदा कर रहे थे और इन्हें किसानों से क्या लेना पड़ता था? टैक्स, जो उपज है उसका हिस्सा लेना पड़ता था और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ये बीच के व्यक्ति थे। वे अपने लिए अतिरिक्त राजस्व रख सकते थे। अगर ज़्यादा वसूल करते थे तो वो उनके पास जाता था, कंपनी को तो अपने हिस्से से मतलब था। भूमि सुधार और कृषि विकास। जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे भूमि में निवेश करेंगे और कृषि उत्पादकता बढ़ाएंगे, लेकिन अधिकांश ने ऐसा नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि हम ज़मींदारों को दे रहे हैं ये काम, तो ज़मींदार भली भांति वाकिफ़ होते हैं अपने यहाँ की कंडीशन से, तो समृद्ध भी हैं और किसानों से अगर वो पैसा लेंगे तो कृषि में निवेश करेंगे, यानी कि कृषि की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए या उसकी सिंचाई व्यवस्था बनाने के लिए वो कुछ पैसा उसमें लगाएंगे ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ सके, कृषि और अच्छी हो सके और अधिक फसल मुनाफा जो है ब्रिटिश कंपनी को हो सके। लेकिन ज़मींदारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़मींदार भी अपना पेट भरने में लग गए। किसानों के साथ क्या संबंध था ज़मींदारों का? ज़मींदारों और किसानों के बीच संबंध अक्सर शोषणकारी थे। हर हालत में किसानों से हिस्सा ज़मींदारों को चाहिए होता था, चाहे आप कैसे भी दें, कहाँ से भी लाएं, उनको तो सिर्फ टैक्स से मतलब होता था। अगर वो टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश कंपनी को तो वो खुद अपनी गद्दी से हट जाएंगे, उनकी जगह कोई और ज़मींदार गद्दी ले लेगा। ज़मींदारों को किसानों से अधिक राजस्व वसूलने का अधिकार था। मतलब गवर्नमेंट को तो अपने 87-89% चाहिए और भी अगर आप वसूल सकते हो तो वो आप अपने लिए वसूल करके किसानों से रख सकते हो। ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। ये जो जमींदार थे ये पूरी तरीके से ये एक ऐसा वर्ग बन गया था जो ब्रिटिश शासन का समर्थक होने लगा था। इससे कंपनी को राजनीतिक स्थिरता मिली, क्योंकि भारत में कंपनी अपने पैर मजबूत कर रही थी और ज़मींदारों ने इनको यानी ब्रिटिश अधिकारियों को सपोर्ट किया। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा स्थायी बंदोबस्त का? किसानों की स्थिति में बहुत गिरावट आई। किसानों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दी गए और वे ज़मींदारों की दया पर निर्भर हो गए। अगर कोई ज़मींदार अच्छा है, भाई फसल नहीं हो पाई मालिक इस साल या इस महीने हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, या हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, हम नहीं जा पाए खेत में। ज़मींदार अगर अच्छा है तो ठीक है, नहीं है, अगर दया नहीं दिखा रहा है तो फिर आप लाइए, कहीं से भी लाइए, अपने पड़ोसी से मांग कर लाइए, कैसे भी लाइए। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई। तो सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति किसानों की गिरी थी। बेदखली और शोषण। ज़मींदारों को किसानों को बेदखल करने का अधिकार था। ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों को दे दिया था कि अगर कोई किसान टैक्स ना दे पाए तो वो ज़मीन से बेदखल कर सकता है। अधिक लगान वसूलने के लिए किसानों का शोषण किया जाता था। अधिक से अधिक लगान, भाई 89%, 88% तो कंपनी को देना पड़ता था। अब ज़मींदार भी कुछ अपने लिए रखेंगे तो किसानों से वो अधिक से अधिक जो है लगान वसूल करते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही थी। उनके पास खाने पहनने तक के लिए कुछ नहीं बच रहा था, अपनी कोई सेविंग्स नहीं बच रही थी। कृषि संकट। अत्यधिक लगान के कारण किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए पूंजी नहीं बची। अब कोई किसान सोचे कि हम चलो कुआं खोद लेते हैं, पानी नहीं बरस रहा है, तो कुआं खोदने के लिए श्रम तो चाहिए, थोड़ी पूंजी भी चाहिए होती है।
ठीक है ना, लोग आएंगे आपके यहाँ खोदने तो भोजन भी आपको कराना पड़ सकता है, या उसमें पाइप डालना पड़ सकता है, या और भी चीज़ें, कुआं कच्चा है तो उसको पक्का करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास जब पूंजी ही नहीं है तो आप कृषि में निवेश क्या करेंगे? कृषि में निवेश का मतलब ये भी हो सकता है कुआं बनवाना, या गाय बैलों की, पहले तो परंपरागत खेती होती थी, गाय और बैल अधिक खरीद लेंगे तो ज़्यादा हम खेती कर पाएंगे। तो वो कृषि में इस प्रकार के निवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास पूंजी यानी धन नहीं बचा था, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आई। इससे क्या हुआ कि बहुत कम क्षेत्र में ही वो खेती कर पाते थे, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बारिश अधिक हो जाती थी, ज़्यादातर सूखा ही पड़ता था और नकदी फसल उगाई जा रही थी। हमने आपको पिछली स्लाइड से बताया था, पिछली स्लाइड क्या, पिछले चैप्टर में बताया था कि नकदी फसल क्या होती है, जो फसल हम खा नहीं सकते, जो सिर्फ मार्केट में बिकती है, वो अधिक उपजाई जा रही थी, जिसके कारण अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। ऋणग्रस्तता, किसान ऋण के बोझ के तले दबते जा रहे थे। अब जो उनके पास पैसा नहीं होता था और उन्हें कोई ज़रूरी चीज़ लेनी है, घर में अनाज के लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए आज बनाने के लिए घर में चावल नहीं है, या आटा नहीं है, या दाल नहीं है, तो वो फिर क्या करता था, या तेल नहीं है, तो फिर वो साहूकार से ऋण लेता था और ऋण के बोझ के तले दबता चला जाता था। या शादी विवाह करना है तो उसके लिए भी उसको जो है ऋण लेना पड़ता था और उसके तहत वो दबता चला जाता है। तो ये आप एक चित्र देख रहे हैं, 19वीं शताब्दी के भारतीय किसान, स्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों की स्थिति में भारी गिरावट आई और वे जमींदारों के अधीन हो गए। कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? स्थायी भू बंदोबस्त का कंपनी ही लाई थी, और कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? निश्चित राजस्व आय। भाई कंपनी का तो एक मेन एम था कि हमको एक निश्चित टैक्स मिले, 89% टैक्स कंपनी को चाहिए था, 88% कंपनी को टैक्स चाहिए था। कंपनी को निश्चित और नियमित राजस्व प्राप्त होने लगा, इससे वित्तीय स्थिरता आई और भविष्य की योजनाएं बनाना आसान हो गया। तो कंपनी का तो सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा रहा, उनको जो राजस्व प्राप्त करना था वो प्राप्त हो रहा था उनको, और आगे की प्लानिंग उनकी आसान हो गई। प्रशासनिक सुविधा, कंपनी को अब हजारों किसानों से सीधे राजस्व वसूलने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई और प्रशासनिक खर्च कम हो गया। पहले क्या होता था, एक एक किसान से आप टैक्स लो, तो वो बहुत लंबा प्रक्रिया थी और बहुत ज़्यादा लोग लगते थे उस प्रक्रिया में। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, एक ज़मींदार को बना दिया गया कि आपको अपने पूरे गांव का या 2-4 गांव का पूरा कलेक्ट करना है और आपको जो है कंपनी को देना है। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी का पैसा बच गया। राजनीतिक समर्थन, जमींदार वर्ग का समर्थन मिल गया, जमींदार लोग खुश हो गए क्योंकि उनके पास उनको भूमि का स्वामित्व मिल गया, भूमि का अधिकार मिल गया, और किसानों से वो शोषण करते थे और अपने पास भी पैसा रख लेते थे काफ़ी सारा। तो ज़मींदार राजनीतिक समर्थन, उनको एक ऐसे वर्ग का समर्थन मिल गया जो भारत के कल्चर को जानते थे, समझते थे, गांव से जुड़े हुए लोग थे। तो वो जो है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं समझते थे, यहाँ के कल्चर को नहीं समझते थे, तो उन्हें एक ऐसा समर्थन मिल गया गिरफ्तार वर्ग का, जिससे कि कंपनी की स्थिति मजबूत हुई। लेकिन कंपनी को दीर्घकालीन नुकसान हुआ। लंबे समय में कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ और राजस्व की वास्तविक मूल्य में कमी आई। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्थायी बंदोबस्त था ये बहुत अच्छा नहीं चला, क्योंकि किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, तो कृषि में कुछ निवेश नहीं हो पाया। जब तक होता रहा, होती रही खेती, लेकिन खेती के लिए भी नए नए निवेश करने पड़ते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, नए बैल चाहिए, नए बीज चाहिए, खाद चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। जब आप पूरा पैसा किसानों का लूट लोगे तो वो खाद नहीं ले पाए, न खाद डाल नहीं पाए खेतों में, तो फिर क्या हुआ कि खेतों से खेती का जो मिलता था सरकार को 89%, वो जो है अब मिलना बंद हो गया, क्योंकि निवेश नहीं कर पाए। लाभ क्या थे, हमने देख लिया कि कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, अच्छा भी पड़ा, बुरा भी पड़ा। अब लाभ क्या थे स्थायी बंदोबस्त के लिए, तो कंपनी को तो लाभ हुआ, कंपनी के लिए लाभ,
वित्तीय स्थिरता आई, हम लोग देख चुके हैं। निश्चित और नियमित राजस्व प्राप्ति से कंपनी को वित्तीय स्थिरता मिली। प्रशासनिक सरलता, राजस्व संग्रह की प्रक्रिया सरल हो गई, एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता था, प्रशासनिक खर्च भी कम हुआ। जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक मिला, भूमि पर मतलब जमींदारों के लिए भी लाभ हुआ। आय में वृद्धि हुई, किसके? कंपनी के भी और जमींदारों की भी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाल पैरा इससे बना हुआ है ये कंपनी की आय है, कंपनी के लिए लाभ कितना हुआ है, और ये जो पीला वाला है ये जमींदारों के लाभ हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। हानियां क्या हुई स्थायी बंदोबस्त की? किसानों का शोषण, हर स्थिति में किसानों का ही शोषण हुआ। किसानों को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिए गए और वे जमींदारों के शोषण का शिकार हुए, यानी हर तरीके से जमींदारों ने उनका शोषण किया। लगान बहुत अत्यधिक हुआ और अतिरिक्त करों के कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई। लगान यानी टैक्स उनसे बहुत ज़्यादा लिया गया और अतिरिक्त कर यानी बहुत सारे टैक्स उन पर लगाए गए और भी कई टैक्स लगाए गए, जिसके कारण इनकी स्थिति बद से बदतर, आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में, बद से बदतर होती चली जा रही है। ज़मींदारों की मनमानी, ज़मींदारों को अत्यधिक शक्तियाँ मिल गई थी। अब सीधे डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गए थे? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कांटेक्ट में आ गए थे, तो अब उन्हें तो किसी प्रकार का डर नहीं रह गया था, तो वे अपनी मनमानी करते थे, वे मनमाना वसूल करने लगे थे। अब गवर्नमेंट ने तो कुछ और फिक्स किया था, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो अब वसूली करने लगे थे। किसानों को बेदखल करने और उनसे अतिरिक्त वसूली करने की प्रथा बढ़ गई थी। जो किसान अपनी नहीं दे पाता था टैक्स, तो उनको भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव, किसानों के पास निवेश के लिए पूंजी न होने के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई। किसानों के पास पैसे ही नहीं बचे ताकि वो अच्छी खेती कर सकें, अच्छे बीज ला सकें, अच्छे खाद डाल सकें, ज़्यादा खाद डाल सकें, जिसके कारण, या कीटनाशक का प्रयोग कर सकें, जिसके कारण कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ सके। चूँकि सब कुछ चूस लेते थे ज़मींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी, सब कुछ चूस लेती थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फसलों में कभी कभी बड़े बड़े कीड़े लग जाते थे, महामारी टाइप की हो जाती थी, तो फसल ख़राब हो जाती थी, क्योंकि अब उनके पास इतना कोई पैसा नहीं था कि उसमें वो कोई स्प्रे या छिड़काव इस प्रकार का कर सकें कि फसल बनी रह सके। ज़मींदारों ने कृषि सुधारों में भी निवेश नहीं किया। ज़मींदारों का काम तो सिर्फ खाना खाना था, मतलब खाने का मतलब है लेते जाओ ये था। वो उसमें कृषि को सुधारने के लिए किसी प्रकार का निवेश यानी अपना पैसा नहीं लगा रहे थे। अकाल और भुखमरी, कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। आपको मालूम ही है कि नकदी फसलों का जोर बढ़ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ा दिया था, अर्थात वो फसलें जिनको बाज़ार में बेच सकते हैं, आप खा नहीं सकते, जैसे जूट, कपास, नील, गन्ना और आपका तम्बाकू, तो इनको आप खा नहीं सकते। तो इन फसलों की पैदावार बढ़वाई गई और गेहूं है, चावल है, जो खाने वाली फसलें थी उनका उत्पादन कम कराया गया। इससे क्या हुई, देश में अनाज की स्थिति कमज़ोर हो गई, अकाल की स्थिति बन गई, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई, विशेष रूप से बंगाल में। ये देख रहे हैं आप कि एक फैमिली खड़ी हुई है और इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे भी कुपोषण से ग्रसित दिख रहे हैं। दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ, भारतीय कृषि व्यवस्था का व्यवसायीकरण हुआ और ग्रामीण समाज में वर्ग का विभाजन हुआ। अन्य भू राजस्व व्यवस्थाओं को हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी भू बंदोबस्त में ब्रिटिश कंपनी और ज़मींदार के बीच में संबंध था। आप यहाँ से देखना शुरू कीजिए कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक ज़मींदार था, रैयतवाड़ी में किसान और महलवाड़ी में गांव समुदाय है। राजस्व संग्रह किस तरह होता था? स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारों से टैक्स लिया जाता था। ज़मींदार किससे लेते थे? किसानों से लेते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मींदारों को बीच से हटा दिया जाएगा। आगे आने वाली स्लाइड में, आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे रैयतवाड़ी को, और अब किसानों से लिया जाएगा। महलवाड़ी में गांव के मुखिया
पूरे गांव से ना वसूल करके गांव के मुखिया पूरा गांव से वसूल करता था, और गांव के मुखिया से, यहाँ पे कोई जमींदार नहीं था, गांव के मुखिया से लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व की अवधि स्थायी थी, मतलब परमानेंट थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 20 से 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी, और महालवाड़ी व्यवस्था भी 20 से 30 वर्ष के लिए लागू की गई थी। किसानों की स्थिति स्थायी बंदोबस्त में सबसे खराब थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में थोड़ी बेहतर थी, और महलवाड़ी में बीच की स्थिति थी, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छी। 19% में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, 51% में रैयतवाड़ी लागू किया गया, और 30% में महलवाड़ी किया गया। तो इस प्रकार ये आगे जैसे भी हम तीनों आज हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त को पढ़ा, निष्कर्ष क्या निकलता है, स्थायी बंदोबस्त का दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा। एक ऐतिहासिक क्रम देख लेते हैं पहले। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी गई। 1800 से 1850 अन्य क्षेत्रों में भी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाओं का विकास हुआ। 1850 से 1900 के बीच में किसानों की स्थिति में लगातार गिरावट हुई, कृषि संकट आया। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जमींदारों और किसानों की भागीदारी हुई, क्योंकि किसान और बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे, और जमींदारों ने भी साथ दिया क्रांतिकारियों का। 1900 से 1947 के बीच किसान आंदोलन हुए, और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई किसानों ने, और 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार हुआ, यानी जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। स्थायी बंदोबस्त के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हुए। स्थायी बंदोबस्त ने भारतीय कृषि और ग्रामीण समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया। इसने एक नए जमींदार वर्ग का निर्माण किया, वो वर्ग जो ब्रिटिश कंपनी का सहयोगी बना, और किसानों को भूमिहीन मजदूरों में बदल दिया गया। एक ऐसे वर्ग में बदल दिया गया जिनके पास भूमि नहीं थी। पहले हमारे किसानों के पास भूमि थी, लेकिन फिर अब इस व्यवस्था में भूमि, अगर टैक्स नहीं चुका पाता था किसान, तो वो भूमिहीन हो जाता था। भारतीय इतिहास में महत्व, यह व्यवस्था भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका उद्देश्य भारत के संसाधनों का दोहन करना था, ना कि देश का विकास करना। यह व्यवस्था जो आई थी, इसका पूर्ण उद्देश्य भारत की धन संपदा को भारत से ले जाना था, बाहर धन निकासी करना था, भारत का विकास करना बिल्कुल नहीं था कि भारतीय कृषि का विकास किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी के साथ आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है।